वेरी गुड मॉर्निंग पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपकी मेजबान इरम सफ्तर। खूबसूरत दिन का आगाज हो चुका है। उम्मीद करते हैं आप तमाम लोगों का ये दिन बहुत अच्छे से गुजरे और मेरे साथ मौजूद हैं प्यार भरी सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते। मैं थोड़ा जस्सी लाइलपुया पाकिस्तान के साथ थोड़ी सेवा दे विच हाजिर। और जनाब मैं हूं आपके साथ राफिया असलम। गुड मॉर्निंग, राइज एंड शाइन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबको आज के प्रोग्राम पाकिस्तान के साथ में एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप सबका बेहद शुक्रिया फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ द शो एंड वी आर सुपर हैप्पी टू हैव यू हियर। हमारा प्रोग्राम आपके साथ रहेगा 10 से 12 बजे तक इंशाल्लाह एंड वी गोना हैव अ लॉट ऑफ फन डेफिनेटली। बिल्कुल राफिया, अगर बात की जाए हमारे डिफरेंट सेगमेंट्स हैं और इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलती रहेगी और साथ साथ इंटरटेनमेंट भी आपको साथ साथ मिलती रहेगी। क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ जैसे अगर हमारे साथ हो तो ऐसे कैसे हो सकता है इंटरटेनमेंट ना हो। तो इंटरटेनमेंट भी साथ साथ होगी लेकिन उसके साथ साथ इन्फॉर्मेशन होगी। हम ऐसे टॉपिक्स पे बात करेंगे जिस पे आप बात करना चाहते हैं और समटाइम आप बात नहीं कर पाते और अपने अंदर बात रखते हैं, लेकिन हम लेके आए ऐसे सेगमेंट्स जिसपे आप अपनी जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में जो होने वाले मामलात हैं उसके हवाले से हम बात करेंगे। जो आपकी प्रॉब्लम्स है उनको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। अगर इसके अलावा बात की जाए तो जनाब हमारी टॉप स्टोरीज होती है, जो करंट सिचुएशन चल रही होती है हम उसके बारे में बात करते हैं। उसके अलावा हम लोग एंटरटेनमेंट के तौर पे जैसे से गाने भी सुनते हैं और इसके अलावा अगर बात की जाए तो हमारे साथ लाइव गेस्ट भी होते हैं, वीडियो कॉल्स पे भी होते हैं। और एक चीज जो सबसे अहम है वो ये है कि जनाब आप लोग वीडियो लिंक पे हमारे साथ इस शो में शरीक हो सकते हैं। किस तरह से जी आप वीडियो लिंक पे आ सकते हैं, आप बता सकते हैं हमारे शो से के हवाले से कि हमारा शो कैसा जा रहा है और आप क्या चाहते हैं, मजीद क्या चेंजिंग होनी चाहिए। या मैं दसदा ਅਸੀਂ ਸਿਹਤ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪਿੰਡੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸ਼ੋਬੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੇ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ डेफिनेटली। और उसके अलावा हमारे पास इंफॉर्मेशन के जो है सेगमेंट वो भी है। टेक्नोलॉजी के हवाले से हम बात करते हैं। पाकिस्तान में जो भी नई इनोवेशंस हो रही होती हैं, जो भी नए आइडियाज आ रहे होते हैं और जिन भी टेक्नोलॉजी के हवाले से जिन भी नई चीजों पे काम हो रहा होता है हम वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। अदर देन दैट मैं ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਚੱਕਦੇ ਫੱਟੇ ਨੱਪਦੇ ਕਿੱਲੀ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਸ਼ੌਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣੀਆਂ इंटरनेशनल न्यूज भी हम डिलीवर करेंगे डेफिनेटली। बिल्कुल, जैसे राफिया जिक्र कर रही थी हम टेक्नोलॉजी के हवाले से जो नई चीज़ें आ रही हैं उसके बारे में भी बात करते हैं तो जनाब। और उसके बाद हमें एक गेस्ट हमारे ज्वाइन करते हैं और इंटरटेनमेंट का तड़का लगता है। हम गाने सुनते हैं, उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में बात करते हैं, उनके करियर के बारे में बात करते हैं। अगर बात की जाए आज के पहले सेगमेंट की तो आज का पहला सेगमेंट है पाजी मैनू बहुत बोलेंगे क्योंकि हमेशा कहते तो कोरोना कोरोना कर दी रहनी है। अच्छा जी, कोरोना तो आया, उसके साथ अब वैक्सीन भी आ गई। क्या ख्याल है राफिया, इस बारे में आप क्या कहेंगे? वैक्सीन आ गई लेकिन लोगों को डर भी है। हाँ एग्जैक्टली, वी आर हैप्पी कि वैक्सीनेशन फाइनली जो है वो आ चुकी है। पूरा एक साल हम कोरोना में रहे हैं और अभी फाइनली वी आर बैक टू द वैक्सीनेशन सेंटर जो है पाकिस्तान में वो बन चुके हैं। दो तरह की इरम वैक्सीनेशन हैज बीन डिस्कवर्ड सो फार। एक जो है वो अमेरिकन वैक्सीनेशन है जो कि एस्ट्राजेनेका है एंड द अदर वन इज चाइनीज वैक्सीनेशन जो कि साइनोफार्म है। अब इन दोनों का क्लैश आ रहा है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से भी ये कहना हो रहा है कि कौन से इसमें से सेफर है कौन सी नहीं। जी, इसी दौरान हुकूमत ने ये वाजे किया है कि ये वैक्सीन किस उम्र के अफराद के लिए मौजू नहीं होगी, मतलब कौन सी उम्र के अफराद जो हैं वो वैक्सीन इस्तेमाल नहीं कर सकते। मैं चाइनीज वैक्सीन की बात करी। हुकूमती कमेटी ने इस वैक्सीन से मुतालिक डाटे का जो जायजा लेके फैसला किया है उसके मुताबिक 18 से 60 बरस के अफराद के लिए ये वैक्सीन ठीक नहीं रहेगी और इसे फिलहाल इस मरहले पे सिर्फ इन अफराद को लगाने के लिए लाइसेंस फराहम करने की तजवीज़ दी गई है। 60 साल से ज्यादा उम्र के जो अफराद हैं या हामला खवातीन हैं और 18 बरस से कम उम्र के जो अफराद हैं, ये चाइनीज जो वैक्सीन है, जो चीनी वैक्सीन आई है वो उनके लिए ठीक नहीं है। 60 बरस से ज्यादा उम्र के लिए अफराद को फरवरी में पाकिस्तान में आने वाली जो वैक्सीन है एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लगाई जा रही है। वैक्सीन की फराहमी के लिए जो EPI है, जो इदारा है, कौमी इदारा है, उनका हुकाम है कि जी 60 साल और इससे बड़ी उम्र के जो अफराद है उनका डाटा शहरियों की रजिस्ट्रेशन के लिए कौमी इदारा नादरा से हासिल किया जा सकता है। किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं हम यकीनन आपको बताएंगे। हमारे पास एक नंबर है जी 166
اس پہ آپ اپنا آئی ڈی کارڈ اور اپنا فون نمبر سے آپ اس پہ ٹیکسٹ کریں گے اور آپ کا آئی ڈی کارڈ دیں گے. اس کے مطابق وہ جو سینٹر بنا ہوا ہے وہاں سے آپ کو ایک میسیج آ جائے گا, اور جب وہ میسیج آئے گا تب آپ نے اپنے متعلقہ جو آپ کا وہ بنا دیے گئے ہیں سینٹرز وہاں پہ جانا ہے, اور جب ویکسین آئے گی تبھی میسیج آئے گا تبھی آپ نے جانا ہے. اور اس کے علاوہ اور ان کیس اگر وہ سوٹیبل نہیں ہے آپ اور میری گل سنو you could change your place as well. ہو سکتا ہے کہ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਵਰਤਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, SMS ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬੜੀ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ؟ ان کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے, کال کر سکتے ہیں وہ لوگ بھی. لیکن ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت ماہر وبائی امراض ہے ڈاکٹر جواد رانا اسکائپ پہ موجود ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ویری گڈ مارننگ. وعلیکم السلام جی, اللہ کا شکر ہے, اور ویری گڈ مارننگ ٹو یو. اور سلام, انہوں نے صبح صبح ہمارے چہروں پہ مسکراہٹ لے آئے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ. ਆਈ ਲਵ ਯੂ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. بہت شکریہ جی. اب 2 طرح کی ویکسین آ گئی ہے, لیکن ہماری عوام پریشان نظر آ رہی ہے کہ کون سی ویکسین بہتر ہے اور لگوانی کب چاہیے. پہلے تو یہ کلیئر کرے کہ ویکسین آئی کن کے لیے ہے؟ جن کو کورونا ہو چکا ہے ان کو ویکسین لگے گی, یا جن کو ابھی کورونا نہیں ہوا ان کو پہلے ویکسین لگے گی؟ جی ہاں, اس وقت جو پاکستان میں آ چکی ہے وہ ایک چائنیز ویکسین ہے سائنو فارم کے نام سے. اور آپ نے شروع میں بالکل صحیح کہا کہ شروع میں گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم 60 سال کی عمر کے لوگوں کو یہ ویکسین نہیں لگائیں گے. اور اس کے بعد تقریباً 1 ہفتہ پہلے گورنمنٹ کی جو ادارہ ہے ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی, اس نے اس کے اندر چینج کی ہے, اور اب 60 سال سے بڑی عمر کے لوگوں کو بھی یہ لگ رہی ہے سائنو فارم. اور بہت سارے لوگ جن کو میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں جو 60 سال سے زیادہ ہیں وہ لگوا چکے ہیں اس کے لیے. تو اس کے بعد جو دوسری ویکسین آ رہی ہے وہ آکسفورڈ ایسٹرازینیکا ہے, تو وہ ابھی جہاں تک میرا علم ہے کہ ابھی پہنچی نہیں ہے یا ابھی لگانی شروع نہیں ہوئی. تو ابھی اس وقت آج کے دن تک جو ویکسین اویلیبل ہے 18 سال سے اوپر کسی بھی عمر تک, اس میں 90 سال کے بھی آپ ہو سکتے ہیں, وہ سائنو فارم بھی ہے. اور سائنو فارم کے اتنے کوئی سائیڈ افیکٹ بڑے میجر ہم نے کوئی اس کے بارے میں پڑھا نہیں ہے, پتہ نہیں ہے. اور اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو چائنیز ویکسینز ہیں یہ پرانے طریقے سے بنائی گئی ہیں. جو ویکسینز ہم بچپن میں لگاتے تھے جس طریقے سے وہ بنائی جاتی ہیں تو اسی طریقے سے یہ بنائی گئی ہے. جو دوسری ایسٹرازینیکا ہے یا فائزر کی ہے وہ نئے ٹیکنالوجی کے ساتھ بنائی گئی ہیں, تو ان کے ہی سائیڈ افیکٹس اتنے نہیں ہیں, لیکن سائنو فارم کا بھی ایز سچ کوئی بڑا سائیڈ افیکٹ. سر آپ ذکر کریں ڈاکٹر صاحب, اتنے سائیڈ افیکٹ نہیں ہے, جو چھوٹے موٹے ہیں وہ کیا ہے, اس کے ساتھ آپ نارمل زندگی گزار سکتے ہیں, مطلب کوئی ایسج تو نہیں ہے, لیکن زیادہ سے زیادہ بخار ہو جائے گا, یا اس سے زیادہ کوئی سائیڈ افیکٹ ہے اس کے؟ جی دیکھیے, میں نے خود بھی پہلی ڈوز لگوا چکا ہوں سائنو فارم کی, اور تقریباً 48 گھنٹے بعد میرے سر میں شدید درد ہوا, جو سر درد کی دوائی سے بھی نہیں گیا, اور مجھے بڑی کمزوری فیل تھی. لیکن یہ ساری جو کیفیات تھی یہ کوئی 12-14 گھنٹے کے اندر خود ہی ختم ہو گئی. تو اس طرح جو زیادہ رپورٹ ہو رہے ہیں سائیڈ افیکٹس, وہ آپ کے جہاں پہ انجیکشن لگاتے ہیں وہاں پہ درد رہتی ہے بعض دفعہ. بعض لوگوں کو جس طرح میں نے بتایا کہ فلو کے سمٹمز ہوتے ہیں, بخار ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے, لیکن نارملی 1 دن کے اندر یہ ساری چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں. اور یہ جو سائیڈ افیکٹس ہیں یہ ہر قسم کی ویکسین, کوئی بھی ویکسین آپ لگوائیں اس کے اندر یہ چانس ہوتا ہے اتنے سائیڈ افیکٹس کا. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں ایک نا ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈਗਾ ਵਾਂ. ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਟੀਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਭੰਬੀਰੀ ਵਾਲਾ ਟੀਕਾ ਕਿ ਨਿੱਕਿਆਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਭੰਬੀਰੀ ਵਾਂਗੂ ਆਪਣਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਿਸ਼ਾਨ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ? ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਡਈ ਏ ਕਿ ਚੀਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਸੀ, ਖਤਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਡਾ ਛੱਡਣਾ ਕੋ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਚੀਨ ਨੇ ਇਹਦੀ ਆਪਣਾ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਈ ਹੈਗੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਜੀ? یہ نہیں پمبیری والا نہیں ہے. تو باقی یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ یہ بیماری چین کی طرف سے آئی, اور لیکن ہمیں ایکسپیکٹڈ تھا جو وہاں کی آبادی کا دباؤ ہے اور لوگوں کے جو جانوروں کے ساتھ جسے ہم کہتے ہیں کہ وائلڈ اینیملز کے ساتھ انٹریکشنز ہیں, اس سے یہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ اگر کوئی اگلی پینڈیمک آئے گی تو وہ اسی خطے سے آئے گی. اور اسی وجہ سے اگر, کیونکہ میرا شعبہ یہی ہے وبائی امراض کا, تو ہم کافی پریشان تھے پچھلے کچھ سالوں سے
کہ کسی وقت بھی بڑی ایک پینڈیمک آ سکتی ہے. لیکن ویکسین صرف چائنا نے نہیں بنائی, آپ کو علم ہی ہے کہ سب سے پہلے تو فائزر کی آئی تھی امریکہ کے اندر, اور جو ڈیولپ کنٹریز ہیں, جو امریکہ, یورپ وغیرہ ہیں, وہاں پہ ان کی اپنی ویکسینز ہیں, وہاں پہ ان کو چائنیز ویکسین کی ضرورت نہیں ہے. اور جو چائنا ہمارے جیسے ملکوں کی مدد کر رہا ہے کیونکہ اس نے اپنے لیے بنائی تو ہمیں بھی اس میں سے کچھ امداد کے طور پہ مل گئی, تو اس وجہ سے میں صرف فائنینشیل ابھی تک اس کو چائنا کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا, کیونکہ جو مہنگی ویکسینز ہیں وہ ساری انٹرنیشنل ہیں. یورپ جوپسی صاحب, ہم کچھ میتھ سے آئی ہیں ہمارے سامنے جو لوگ جس کے بارے میں بہت زیادہ ذکر کر رہے ہیں یا بات کرنا چاہ رہے ہیں, پوچھنا چاہ رہے ہیں. میں اور رافیہ شو سے پہلے بھی ڈسکس کر رہے تھے, رافیہ پوچھنا چاہیں گی. رافیہ کیا ڈیفینیٹلی جیسے سر آپ نے مینشن کیا کہ جو ایسٹرازینیکا ہے امیرکن ویکسینیشن وہ نئی ٹیکنالوجی سے بنائی گئی ہے, جیسے میسنجر RNA ٹیکنالوجی ہے اس سے بنائی گئی ہے. تو بہت سارے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ دس از اے نیو ٹیکنالوجی, تو نئی ٹیکنالوجی کے تھرو بنائی جا رہی ہے which is a brand new technology. تو یہ ایک قسم کا ایکسپیریمنٹ ہو رہا ہے لوگوں پہ. از اٹ ٹرو اور ناٹ؟ نہیں, جو ایسٹرازینیکا ہے وہ RNA والی نہیں ہے, یہ ایک ایڈینو وائرس ہے. یہ بھی تھوڑی سی پرانا ہی ٹیکنیک ہے, لیکن جو میں نے چائنیز کا کہا تھا, یہ چائنیز ویکسین تقریباً جو طریقہ بنانے کا ہے وہ 100 سال پرانا ہے. جو ایسٹرازینیکا کا ہے وہ تھوڑا سا فرق ہے, لیکن وہ RNA نہیں ہے. جو RNA والی ہے وہ ہمارے پاس اس کے آنے کا کوئی ابھی چانس بھی نہیں ہے, وہ صرف یورپ اور امریکہ میں ہی لگ رہی ہے. اور میں نے اپنے پچھلے مضمون میں لکھا ہے, یہی بات لکھی ہے کہ اگر بل گیٹس نے ہمارے اندر نینو چپس ڈالنے تھے تو وہ جن ویکسین کے ذریعے ڈالنے تھے تو ہماری طرف آنے کا کوئی چانس ہی نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਅਗਲੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵੇ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਨੂੰ ਲਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਵੇ? نہیں, یہ دونوں کو لگوانا چاہیے, کیونکہ اگر آپ کو خدا نخواستہ پہلے ہو چکا ہے تب بھی آپ کے لیے یہ ویکسین لگوانی ضروری ہے, کیونکہ ہمیں علم نہیں ہے اس وقت تک ہمیں علم نہیں ہے کہ آپ کو یہ ہو, اگر آپ کو کرونا, تو آپ کتنی دیر تک آپ کو دوسری دفعہ کرونا نہیں ہوگا. اور آپ کو پتا ہے کہ بعض بیماریاں بار بار ہوتی ہیں اور بعض بیماریاں ایک دفعہ ہو جائیں تو دوبارہ نہیں ہوتی. ڈاکٹر صاحب ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈਗਾ ਕਿ 90-95% ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈਗਾ. ਨਹੀਂ, 90-95 ਤੇ ਨਹੀਂ. ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੇਟ ਦੇਖੋ ਲਾਹੌਰ ਦਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਅਗਰ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ 7-8 ਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ. 5 ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਰੇਟ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਘੱਟ ਹੈ. ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਇਲਪੁਰ ਤੋਂ ਨੇ, ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੇਸ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰੇਟ ਆ ਰਿਹਾ ہے. میں نہیں جانا لائلپور, میں نہیں جانا. ججی صاحب, جیسے میں اسی میں ایڈ آن کروں گی, جیسے جیسے سوال کر رہا تھا کہ جب آپ گورنمنٹ سے اپنا ٹیسٹ کرواتے ہیں تو وہاں پہ پازیٹیو آ جاتا ہے سم ٹائم, اور جیسے ہی آپ کسی پرائیویٹ لیب سے کرواتے ہیں تو ایک دن کے گیپ کے بعد ہی نیگیٹو ہو جاتا ہے. کیا اس وقت جو ڈیوریشن ہے کورونا کی 14 ڈیز والی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے, یا کوئی کٹس وغیرہ کا بھی ایشو ہوتا ہے؟ نہیں, اس میں کوئی بھی آپ ٹیسٹ کروائیں تو اس میں بہت سارے ایشوز آتے ہیں. سب سے پہلے کیونکہ جو کرونا کا جو ٹیسٹ کیا جاتا ہے وہ آپ کے ناک کے ذریعے یا گلے کے پیچھے سے سیمپل کیا جاتا ہے, وہ عام لوگ یا عام ٹیکنیشین اس اچھے طریقے سے نہیں لے سکتے. تو بعض دفعہ یہی ہوتا ہے کہ وہ جو سیمپل لیتے ہیں وہ پراپر نہیں ہوتا, اور اس کی وجہ سے کیونکہ وہ پراپر نہیں ہوتا تو وہ نیگیٹو آ جاتا ہے. لیکن جو اور کٹ کے بھی تھوڑا بہت ہوتا ہے, اور کوئی بھی جو لیب ٹیسٹ ہوتا ہے وہ 100% یقین کے ساتھ نہیں بتا سکتا, اس میں تھوڑا سا مارجن ہوتا ہے ایرر کا, اور یہ تمام لیب ٹیسٹ کے اندر ہوتا ہے, اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر کتنا یہ ایرر مارجن ہے. ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਤੜ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਪਿੰਡੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਮਾਣੇ ਲੋਕ ਵਿਚਾਰੇ 8-8 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜਾਂ 10-10 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਵੇ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ? ਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਗਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਟੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਫ੍ਰੀ ਹੈ. گورنمنٹ کا کوئی بھی ادارہ پورے پاکستان اس ٹیسٹ دا چارج نہیں کرتا. لیکن اگر بیماری پھیلی دی ہے
تو پھر ساری یہ ریکمینڈیشن نہیں ہوتی کہ ہر بندہ جا کے ٹیسٹ کرائے. ساڈا یہ ہوتا ہے کہ اگر تمہوں وہ علامات آ گئی نے, تسی جانتے ہو کسی نو کرونا ہویا تو اس تو بعد تمہوں بھی وہ جی علامات آ رہی ہیں تے اپنے آپ کو گھر وچ علیحدہ کر لو, آئسولیٹ کر لو, سمجھو تمہوں کرونا ہے, ٹیسٹ کراؤ یا نہ کراؤ, احتیاطاں ہوندیاں ضرور. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے آخری سوال, کیونکہ وقت کم ہے, میں چاہوں گی چائنیز ویکسین کا جیسے آپ نے ذکر کیا کہ تھوڑے بہت سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں, جیسے آپ کو سر میں درد شروع ہو گیا یا کسی کو ٹمپریچر ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ, جو دوسری ویکسین آ رہی جو ابھی اسٹارٹ نہیں ہوئی, ان دونوں میں سے آپ کون سی پریفر کر رہے ہیں؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو ایکسفورڈ نے بنائی وہ زیادہ بہتر ہوگی؟ دیکھیے میرا اور میری ریکمنڈیشن ہے کہ جون سی بھی ویکسین جس کو پہلے ملتی ہے وہ لگوا لیں. یہ انتظار نہ کریں کہ وہ بہتر ہے یا یہ کم بہتر ہے. ہر ویکسین کے اپنے اسٹرانگ پوائنٹس بھی ہیں اور اپنے تھوڑے سے ایشوز بھی ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اگر آپ کو سائنوفارم مل رہی ہے تو سائنوفارم لگوا لیجیے, آپ کو ایسٹرازینیکا مل رہی ہے تو ایسٹرازینیکا لگوا لیجیے, کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہوتا. اور اس کے بعد جو ویریئنٹس آ رہے ہیں, ایک ویکسین بہتر طریقے سے ان سے مدافعت آپ کو دیتی ہے, دوسرے ویریئنٹ سے دیتی ہے. تو یہ اس چکر میں نہ پڑیے کہ کون سی بہتر ہے یا ڈاکٹر صاحب میں لوانی ہوئے تو کتنے جاواں, ڈاکٹر صاحب میں لوانی ہوئے تو کتنے جاواں؟ تہاڈی اگر عمر علی 60 سال تو زیادہ نہیں ہے تو پھر مشکل ہے. نہیں میں ڈاکٹر صاحب آپ وہ کہیں گے کہ مجھے نہیں چاہیے یہ ویکسین اور مجھے ضرورت نہیں ہے اس ویکسین کی. بہت ڈاکٹر صاحب بہت بہت تہاڈا ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ. ਅਸੀਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ. بالکل جی, ڈاکٹر ہمارے ساتھ ویکسین کے حوالے سے بتایا جس کو جو ویکسین ملتی وہ لگوا لیجئے, اور جس طرح سے جس کے بارے میں رافیہ بھی ذکر کر رہی تھی, ایسا کچھ نہیں ہے, سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں تھوڑے بہت, بخار ہو جاتا ہے, سر میں درد ہو جاتا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے ایسا. ڈیفینیٹلی. اور جیسے وہ مینشن کر رہے تھے بہت سے لوگ یہ بھی کہ اچھا اگر ایک بار ہو گیا ہے کووڈ-19 اور ہمارے پاس اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو چکی ہیں تو کیا ہمیں لگانی چاہیے کہ نہیں لگانی چاہیے؟ جلدی میں داڑے لگتی پئیاں. ابھی تک وہ ڈیفینیٹلی ہاں, وہ اس میں یہ ہے کہ آپ لگوا سکتے ہیں, اسٹل آپ لگوا سکتے ہیں. چلے جی, تھینک گاڈ کہ کورونا کا جو مسئلہ ہے وہ کسی حد تک تو حل ہوا. ویکسین کوئی بھی ویکسینیشن ہے لگوا لیجیے, ہاں جیسے مل جائے. کوئی بھی نہیں جیڑی کرونا دی ہے وہی لواؤ, کوئی بھی جیڑی مرضی لواؤ, کورونا کی کوئی بھی ویکسینیشن جی جو بھی ابھی علاج کی ہے. اچھا جی, اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھے. ڈیفینیٹلی آپ کا فیوریٹ ہے سیگمنٹ چیک کر رکھو. اچھا جی, دوسرا جو ہمارا سیگمنٹ ہے آج چلے جی میں بتاؤں گی. اگلا ٹاپک جو ہم ڈسکس کرنے والے ہیں دیٹ از ٹیبو, اور ڈیفینیٹلی ہم کچھ نہ کچھ ایسی چیز لے کے آ رہے ہوتے ہیں جہاں پہ ہم آپ کو اویئر کر سکیں اباؤٹ دا ایشوز دیٹ ہیز بین ہیپننگ ان دا سوسائٹی, اور ہم ان کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں, ہم لوگوں کو اس حوالے سے کس طرح سے اویئر کر سکتے ہیں. اور ٹیبو میں کچھ ایسی چیزیں آتی ہیں جس کو لوگ ڈسکس کرنا بھی جو ہے وہ بھی غیر مناسب سمجھتے ہیں. اس حوالے سے ارم آج ہم دستی پاجیدہ جیسے آپ نے کہا فیوریٹ ٹاپک ہے, بات جس پہ کریں گے دیٹ از سیکنڈ میرج آف وومن. مردوں کو تو 4 شادیاں بھی جائز ہیں. میرا دس دو ساڈے سرداراں دے وچ پاجی دوجا بیاہ بھی نہیں ہوندا اور نہ طلاق ہوندی ہے, تے میرے والے پاسے کیوں تر پیندے یار مینوں گھروں کڈوانا جے تسی دوواں جڑے نے. جناب بالکل جیسے ذکر کر رہے تھے خواتین کی دوسری شادی کے خدا نخواستہ طلاق یا پہلے خاوند کی وفات کے بعد گویا ایک بات طے ہے کہ اس عورت کو اسی دکھ کے ساتھ اپنی زندگی گزارنی ہے. یہی نہیں بلکہ منگنی کا ٹوٹ جانا بھی عورت کے لیے بہت سے کم نہیں ہوتا. دوسری شادی ہمیشہ خاموش اور چند گنے چنے افراد کی موجودگی میں ہوتی ہے. آپ نے یہ کہاوت تو سنی ہوگی, شادی زندگی میں صرف ایک بار ہی ہوتی ہے. جب بھی دوسری شادی کی بات آتی ہے تو طلاق یافتہ عورت یا بیوہ کے لیے دوسرا ساتھی ملنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. ایک جینوین ایشو ہے جی ساری سوسائٹی کا. اور اگر کوئی مل بھی رہا ہوتا ہے تو وہ کیا ہوتا ہے, یا تو وہ بندہ بہت بوڑھا ہوتا ہے یا وہ خود بھی طلاق یافتہ ہوتا ہے, کچھ اس طرح کے معاملہ ہوتے ہیں, اس کے بچے بہت سارے ہوتے ہیں, یہ اس طرح کے ایشوز. بالکل رافیہ جیسے ذکر کر رہی ہے کہ ٹھیک ہے جوڑے آسمان پہ بنتے, یہ دواجو ہوندا ہے, دواجو پنجابی میں دواجو کہتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. اور مسائل یہ خواتین کو زیادہ دیکھنے میں آتے ہیں. ایک تو اللہ نہ کرے اگر اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی یا طلاق ہو گئی, پہلے تو لوگ بہت سی عجیب باتیں کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ پتہ نہیں منحوس ہے, اس کی شادی ہوئی تھی, ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو گئی یا طلاق ہو گئی, عجیب عجیب چیزیں سننے میں آتی ہے. حالانکہ رافیہ ہم اتنا آگے جا چکے ہیں, سب پڑھے لکھے لوگ ہیں, اس کے باوجود بھی یہ باتیں ہمیں سننے میں ابھی بھی معاشرے میں ملتی ہیں. ایسا نہیں کہ ختم ہو گئی. اس کے علاوہ اگر بات کریں تو دوسری شادی کرنا ویسے بھی عجیب لگ رہا ہوتا ہے, اسپیشلی خواتین کی. مرد حضرات کی میں بات نہیں کری, ان کے لیے کامن ہے, آرام سے کر لیتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. اور اگر دوسری شادی ہو ہی رہی ہے تو اس طرح کی خوشیاں نہیں دیکھنے میں آتی, بڑی خاموشی سے کر دی جاتی ہے اور یہی سمجھ کے بس ٹھیک ہے کہ ایک فرض ادا کر دیا. لیکن وہاں پہ
जो ख़वातीन के घर वाले हैं या जो पेरेंट्स हैं उनकी तरफ से भी एक चीज़ नज़र आती है कि जनाब आपके बच्चे हैं, अब अगर आप शादी करेंगे तो बच्चे आपके रुल जाएंगे, कौन संभालेगा, किस तरह से आप आगे जिंदगी को कंटिन्यू कर पाओगे। तो अब जरूरी नहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन अपने माशरे ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਤਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਏ ਤੇ अपना प्यो दा आपी ब्याह करवा छड़दे हैं। साडे माशरे च इहो जिहे भी लोग ऐसे भी है। इसी हवाले से हम बात करेंगे, डॉक्टर आफिया मलिक हमारे साथ मौजूद है, माहिर नफ्सियात है, हम उनसे बात करना चाहेंगे। डॉक्टर साहिबा, कवानीन मना नहीं करता, इस्लाम मना नहीं करता दूसरी शादी से अगर तलाक याफ्ता है या हस्बैंड की डेथ हो गई है, मुआशरे ने ये रिस्ट्रिक्शन बना दी है, लगा दी है कि जी लड़की की शादी बड़ा मुश्किल काम है अगर तलाक हो गई है या हस्बैंड की डेथ हो गई। आप किस तरह से देखती हैं इसको? अस्सलाम वालेकुम जी, पहले तो बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ बुलाने का, और ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर आपने बात स्टार्ट की है। और मैं देख रही थी यही कि हमारे यहाँ हर चीज़ पे ये तो कह दिया जाता है कि ठीक है ये टैबू है, इसको ठीक करने की ज़रूरत है, और अगर हम इंडिविजुअली देखें तो शायद कहीं ना कहीं हम भी इस चीज़ को बड़ा ऑड फील कर रहे होते हैं। लड़की की जब शादी की जाती है तो उससे सबसे पहले उसकी माँ ही ये बात समझाती है कि देखो बेटा, जब वहां से अब तुम्हारा जनाजा ही उठना चाहिए। बिल्कुल, ये आप बड़ी कॉमन एक स्टेटमेंट है कि जो ये माएँ जो है वो अपनी बेटियों को समझाती हैं, और ये तरबियत का एक पार्ट है जिसमें कहा जाता है कि जी जहाँ पे शादी हो गई है, शोहर जैसा भी है उसको आपने बर्दाश्त करना है, कॉम्प्रोमाइज करना है। अब वो वहीं से जो है वो प्रॉब्लम्स तो वहीं से जनरेट होना शुरू हो जाती हैं। ये इमेज दे के आप एक बच्चे को बड़ा कर रहे हैं, फिर शादी के वक्त तो आप लड़की का माइंड उस तरीके से बना रहे हैं, और फिर आगे से उसने भी जाहिर बात है वो भी एक माँ बनेगी, और फिर उसके बाद अपने बच्चों को तरबियत देगी। और इसी तरीके से जब वो हर चीज इतनी इफेक्टेड वे में कर रही होगी और स्ट्रेस में होगी, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि नफ्सियाती मसाइल को जनरेट कर देंगी। बिल्कुल डॉक्टर साहब, बिचारी का एक टैग लग जाता है, ये बिचारी, इसको तलाक हो गई, और अगर वो तलाक के बाद अपनी जिंदगी में कम बैक कर लेती है, काम करती है या अच्छे से जिंदगी गुजारती है, तो एक अजीब तरह की बातें सुनने में आती है कि देखो इसको तो तलाक हुई हुई है, उसके बावजूद ये किस तरह से घूम फिर रही है, शादियों भी अटेंड करी, इसको कोई फिक्र नहीं है। ये इस तरह का क्यों रवैया है हमारा? देखिए, हम लोग शायद हमने एक माइंड सेट बना लिया है कि खातून का इंडिपेंडेंट होना जो है, और इंडिपेंडेंस को, अब इंडिपेंडेंस के भी अपने तरीके से मीनिंग्स हैं। बहुत दफा ऐसा होता है कि हम इंडिपेंडेंस को एक ओवर वे में ले जाते हैं। अब जब एक औरत इस तरह से किसी प्रॉब्लम से गुजरती है और उसके बाद वो उठने की कोशिश करती है, तो उस चीज को हम लोग परसीव ऐसे करते हैं, या हमारी सोसाइटी परसीव इस तरीके से करती है कि देखो ये तो ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है, इसको उस चीज का दुख ही नहीं है, इसको शायद हम लोग उस प्रॉब्लम को प्रॉब्लम ही रखना चाहते हैं, उसका सोल्यूशन नहीं करना चाहते। हमने वो जो एक रोल सेट कर दिया है बेचारी का, हम उसी के अंदर उसको फ्रेम करना चाहते हैं। तो शायद मुझे लगता है कि बड़ा अच्छा टॉपिक है, इस जरिए से जो है वो हम अपनी आवाम को बता सकते हैं और ये रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि प्लीज़ इस चीज़ से बाहर निकलें। अगर एक खातून अपनी प्रॉब्लम्स के साथ जो है वो लड़ना चाहती है, उठना चाहती है, जॉब करना चाहती है, घर से बाहर निकलना चाहती है, या इवन अपना नेक्स्ट रिलेशनशिप बनाना चाहती है और एक खास तरीके से, एक एहसन तरीके से बनाना चाहती है, तो हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर साहिबा, जैसे आपने स्टार्ट में भी जिक्र किया कि खवातीन को अजीब ट्रीट करने वाली भी खवातीन ही होती हैं, मतलब हम ही ज्यादा बात कर रहे होते हैं कि अच्छा अब इसने इस उम्र में शादी करनी है, अब इसके बच्चों का क्या होगा। तो आप क्या समझती है ये जो रवैये है इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्या किसको शुरुआत करनी पड़ेगी? देखिए, जब भी कहीं शुरुआत की या अवेयरनेस की बात होती है या करेक्शन की बात होती है, तो मैं हमेशा एक बात कहती हूँ, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम इंडिविजुअल थिंग। आप खुद अपने आप को देखें पहले। आप अगर हम किसी को कमेंट करने लगे हैं, किसी की लाइफ के ऊपर, किसी के पार्ट के ऊपर भी, किसी के बच्चे हैं और वो आगे शादी करने लगी है, तो हम खुद अगर एक मिनट के लिए अपने आप को उस जगह पर, उस सिचुएशन में रख के देखें कि भाई खुदा ना खास्ता अगर मेरे साथ ऐसा हुआ होता और मैं इस तरह की चीज कर रही होती, तो क्या मैं यही चीज अंडरस्टैंड कर रही होती, या मैं अपने बारे में, मेरे बारे में कोई कमेंट करता तो मुझे कैसा लगता। कि मैं तो खुद कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपने सॉल्यूशंस निकालूं, और मैं इस पे किस तरह, और लोग इस पे जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं या मैं अब जिस तरह से रिएक्ट करने लगी हूँ, ये अच्छी चीज नहीं है। सेकेंडली, हमें जैसे अब एक मैस लेवल पे हम बात कर रहे हैं इस वक्त और लोग हमें दूर दूर से देख रहे हैं, डेफिनेटली वो इस चीज को सोचेंगे कि हाँ हमें इस तरह के लोगों को सपोर्ट करना है, इस तरह की खवातीन को सपोर्ट करना है। और उनके लिए अब देखिए, फैमिलीज जो है ना, वो एक बहुत बड़ा एक सपोर्टिव एलिमेंट है। आप अगर डिवोर्स हो जाती है, घर पे आती है लड़की, तो वालिदैन के लिए एक टैबू बना हुआ है, एक प्रेशर है उनके ऊपर कि जी आपकी तो बेटी घर आ गई है। अब इसमें देखें ना, एक चेंज चल गई है, अब उनकी आगे भी बेटियां हैं,
बिल्कुल। अब एक घर में अगर डिवोर्स बच्ची है और उसका दोबारा से किसी जो उसकी बहन है उसका रिश्ता आता है, तो वो सबसे पहले ये क्वेश्चन करते हैं कि बड़ी बहन की डिवोर्स क्यों हुई है। ये हमारा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत है कि जरूरी नहीं है कि डॉक्टर साहिबा आपने बड़े अहम पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं, जैसे कि दूसरी बहन का रिश्ता नहीं होगा क्योंकि बड़ी बहन को तलाक हुई है, और वहाँ पे लग भी ये रहा होता है कि अगर उसकी डाइवोर्स हुई है तो उसकी अपनी गलती की वजह से होगी। डॉक्टर साहिबा आप डॉक्टर हैं, आपके पास काफी केसेस आते हैं, हर तरह के आते हैं, तो क्या आपके पास ऐसी खवातीन आती हैं जो डिप्रेस है या एंजाइटी में जा रही सिर्फ इस वजह से कि अगर तलाक हो गई अब बाकी जिंदगी में क्या करेंगे, अब तो जिंदगी खत्म हो चुकी है? बिल्कुल बिल्कुल, इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं। डिवोर्स इटसेल्फ एक बहुत बड़ा डिलेमा है, स्ट्रेस है। अगर मैं रीसेंट स्टैट्स के बारे में बात करूं तो हमारी जो ओवरऑल वर्ल्ड का जो डाटा है रीसेंट, उसमें यह है कि 40% तकरीबन फर्स्ट मैरिज का जो है ना वो डिवोर्स रेट है जी। और अगर इसी को आप सेकंड मैरिज पे ले जाएं तो इट इज मोर देन 70% से ज्यादा जो है वो डिवोर्स रेट है। इसकी वजूहात हैं, डेफिनेटली आपकी कंपैटिबिलिटी नहीं होती, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, मियाँ बीवी के अच्छे रिलेशनशिप्स नहीं है, फाइनेंशियल इश्यूज हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। एक तो इटसेल्फ आप इतने बड़े ट्रॉमा से गुजरे हैं, उसका एक अपना स्ट्रेस है, उसका एक अपना डिप्रेशन है। फिर जो आपने सोसाइटी के अंदर जो आपके ऊपर एक स्टिग्मा लग गया है उसको आपने हैंडल करना है। फिर साथ साथ आपने जब एक औरत डिवोर्स होती है तो जाहिर बात है उसने अपना फाइनेंसेस भी देखने हैं, उसके साथ अगर बच्चे हैं तो उसने उनको भी संभालना है, उनकी तरबियत का बोझ भी है। तो इसकी वजह से बहुत हद तक बहुत सारी फीमेल जो हैं वो डिप्रेसिव डिसऑर्डर में चली जाती हैं। डॉक्टर साहब मैं एक छोटा ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਿਰ ਨਫਸਿਆਤ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡੂ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਲੇਜਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਾਹਿਰ ਨਫਸਿਆਤ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਂਜ਼ਾਇਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਪੜਾਕੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹੀ ਦੇਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸਲੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਜੰਤਰਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤਵੀਤ ਪੈ ਗਏ, ਟੂਣਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਦੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ, ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਦੇसी भाईचारा है उन्होंने तुसी की अपना मैसेज देना चाहते हैं? जी बड़ा बहुत ही अच्छा सवाल है और इसके जरिए थोड़ा सा मैं चाहती हूँ कि लोग इस चीज़ को समझें कि जो जहनी बीमारियां हैं ये आपके जिस्मानी जो सिम्टम्स हैं या अलामात के थ्रू आती हैं। जब भी किसी को स्ट्रेस होता है, कोई परेशानी होती है या डिप्रेशन होता है और अगर वो उसको बोल के नहीं निकाल पाता तो उसके वो फिजिकल सिम्टम्स में या बॉडीली सिम्टम्स में नजर आता है, जिसे अक्सर लोग दौरे की कैफियत कहते हैं, हिस्टीरिया भी आप लोग बोलते हैं। वो एक स्ट्रेस का एक एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। अब क्या होता है जैसे इन्होंने कहा कि जी गांव में या साढ़े पिंडा थावां दे विच इस तरह होंदा है कि सारे कहंदे ने कि जी इसको जादू हो गया, पट्ठे खिंचे गए ते ओ जी जे नान के इत्थे बह गया जी, जे बंदा पैनिक हो गया या डिप्रेशन हो गया, हाजरी हो गई ते आ हो गया ता हो गया, ये उन्हां लोकां वास्ते तुसीं दसो जाके ओ तुहाडे अगले डॉक्टर बैठे ने उन्हां को आण के इलाज कराओ। ये झूठियां बाबियां को ना जाओ जिहड़े कहंदे ने बकरा लिया ते आ कर ते आ कर, वो कहते हैं जिन आ गए हैं, जिन हो गए हैं, आपके ऊपर साया हो गया है, अब आप इतने बकरे लेकर आए उनको कुर्बान करें तो ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उल्टा इसके साथ साथ बहुत जो कहते हैं ना कि भयानक वाकयात भी होते हैं, मतलब आप उस पेशेंट को मारने लग जाते हैं, फिर उसके ऊपर एक पूरा ड्रामेटाइजेशन होती है कि जी ये हो गया और अब इसका जिन निकल गया। डॉक्टर साहब यही से कंटिन्यू करेंगे, हमें ज्वाइन किया है डॉक्टर अली वकार ने, मजहबी स्कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप डॉक्टर साहब, खैरियत से हैं? डॉक्टर साहब क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? अब तक मेरी आवाज आ रही है? लगता है डॉक्टर साहब से राब्ता हमारा मुनक़ता हो गया, हम दोबारा उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। डॉक्टर साहब प्लीज कंटिन्यू कीजिए। इसे डॉक्टर साहब पेंडू भाईचारे ते गल करनी क्योंकि साडे जिहड़े पिंडां थावां दे लोग ने या देसी लोग ने, मैं पाकिस्तान अपना पंजाब दे पिंडां दी गल नहीं करन दी करन दिया, बल्कि कुड़ियां च बह बह दसर हो गए करन दिया, बल्कि जिहड़े सिंध दे विच जिहड़े पिंड हैगे ने साडे या बलोचिस्तान दे विच पिंड ने या जिहड़े साडे कबायली इलाके ने जिथे साडियां बीबियां भैणां साडियां धीयां बाहर नहीं निकल सकदियां, उत्थे भी ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होंदी है। हाँ जी, एक ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि सिर्फ ये अमीरों की बीमारी है, स्ट्रेस सिर्फ अमीरों को होती है, ऐसा नहीं है, बल्कि हमारा जो आम तबका है और जो हमारी लोअर मिडिल क्लास है उनके अंदर ये चीजें इसलिए ज्यादा है कि उनके
ये स्ट्रेसर्स ज्यादा हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, एम्प्लॉयमेंट का इशू है, बहुत सारे जॉब के इश्यूज हैं, फैमिलीज का इशू है, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसकी वजह से उनके अंदर डिप्रेशन का एलिमेंट, जैसे मैंने अभी कन्वर्जन या हिस्टीरिया की बात की, इसको हिस्टीरिया बोलते हैं। और क्या होता है कि इसकी वजह से हम, चूंकि हमें कोई गाइड नहीं करता, हमें पता ही नहीं है कि अगर हम कोई मेंटल इलनेस हो रही है, कोई भी नफ्सियाती बीमारी हो रही है, तो हमने जाना किसके पास है, साइकियाट्रिस्ट क्या है, साइकोलॉजिस्ट क्या है, हमें किसकी हेल्प सीख करनी है। हमें जब ये चीज ही समझ नहीं आती तो हम इलाज भी ऑब्वियसली नहीं कर पाते। डेफिनेटली। और जैसे आपने स्ट्रेस का यार कहा गल तो पूरी उन्होंने हो लें तो मैसेज तो उन्होंने जा लें तो पूरा। जी डॉक्टर साहबा बहुत शुक्रिया। बस मैं यही बताना चाह रही हूँ कि अगर कोई भी बंदा इस तरह की चीज फील करता है तो उसको साइकियाट्रिस्ट के पास जाना है। इसी साइकियाट्रिस्ट क्या है, वो लोग हैं जो कि डॉक्टर्स हैं और जहनी अमराज के लिए स्पेशलिस्ट हैं, आपको अद्वियात के थ्रू इलाज करते हैं। ये जो इमोशंस हैं हमारे, ये ब्रेन के अंदर जो हमारे केमिकल्स हैं उनके इम्बैलेंस से खराब होते हैं, तो उनका इलाज भी अद्वियात के थ्रू होता है और जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो काउंसलिंग के थ्रू करते हैं। तो प्लीज बाबों के पास जाना बंद करें। ਉਹੀ ਜਿੰਨਾ ਭੂਤਾਂ ਵਾਲੀ ਤਵੀਤਾਂ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਓ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਡਰ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰਾ। जी बिल्कुल ऐसा ही है। कन्वर्जन का इलाज या हिस्टीरिया या जो मैंने बताया कि जिन भूत और ये साया और काला जादू भी और सारी चीजें, उन सबको अगर आप एक साइड पे, ठीक है बहुत सारी चीजों की लोगों के मुताबिक, हमारे रिचुअल्स या रवायतों के मुताबिक लोग कहते हैं कि जी है, लेकिन आप एक दफा जो है ना साइकियाट्रिस्ट की ओपिनियन जरूर लीजिए और जो पीछे जो स्ट्रेस है, जो मेन रूट कॉज है, उसको ट्रीट कीजिए, तो आपको बहुत फायदा होगा। वाह जी वाह, डॉक्टर साहबा ने सानू बहुत चंगियां गल्लां दसियां हैगियां ने और मेरी स्पैशल जिहड़ा साडा देसी भाईचारा हैगा, पेंडू भाईचारा हैगा, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਧੀ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਏ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਬੀਅਤ ਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦਾ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਲਾਣਾ ਮਸਲਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਈਕਿਆਟ੍ਰਿਸਟ ਬਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ, ਮਾਹਿਰ ਨਫਸੀਆਤ ਕੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਚੱਕਦੇ ਫੱਟੇ, ਨੱਪਦੇ ਕਿੱਲੀ, ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਲੀ। once again welcome back to the show। आपको एक बार फिर से पाकिस्तान के साथ में खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस राइट नाउ। बात करेंगे जनाब हेल्थ के बारे में, और हेल्थ में आज हम जिस चीज से बात करने वाले हैं दैट इज बेसिकली डाइट। हर बंदा चाहे वो मोटा है पतला है, सारे जो है वो डाइट के प्रोसेस में चल रहे होते हैं। आज हम डेफिनेटली तेरा ध्यान मेरे लिए मोटा है पतला है देखे ना, वो आपको पहले ही पता है कैसा है आपका खास, इस हवाले से आज बात होगी, सबको पता है। तो बात करेंगे डाइट के हवाले से, डाइट करनी चाहिए है, नहीं करनी चाहिए, कौन सी डाइट करनी चाहिए, एक्सरसाइज ज्यादा जरूरी है या डाइट ज्यादा जरूरी है, उस हवाले से हमारे साथ हमें डॉक्टर यमुना ने ज्वाइन किया इन द स्टूडियो। वेलकम टू द शो डॉक्टर यमुना। डॉक्टर साहिबा, सबसे पहले तो मैं ये सवाल करना चाहूंगी, डाइट का मतलब क्या, क्या भूखा रहना डाइट है? क्योंकि जब हम वेट अपना गेन कर लेते हैं तो हमारी जुबान पे सबसे पहले वर्ड आता है मैं डाइट पे हूँ और मैंने कुछ नहीं खाना। क्या कुछ ना खाने से आपका वेट कम हो जाता है? मैं हमेशा पेशेंट्स को काउंसल करती हूँ कि डाइटिंग अगर कम खाने से होती तो कोई मोटा ही ना होता, तो पता चलता हमारा पेट निकल आया है और उसके बाद जो है हम आराम से जो है खाना पीना करते, कम करते अपना और हम वेट कम कर लेते। डाइटिंग एक्चुअली बहुत कम खाने और बहुत ज्यादा खाने के बीच में एक बारीक सी लाइन है, दैट इज डाइटिंग। असूलन जो डाइटिंग वर्ड है ना, आपको पता है जब हम न्यूट्रिशन पढ़ रहे होते हैं और जब हमारी जो बुक्स होती हैं उनमें डाइटिंग वर्ड कहीं मेंशन ही नहीं है। इसे कहा जाता है लाइफस्टाइल मैनेजमेंट। जब देखिए, अगर आपका एक प्रॉपर टाइम टेबल है, आप एक प्रॉपर टाइम पे एक प्रॉपर इत्दाल पसंदी में रहते हुए खाना खा रहे हैं, आपको कभी ये प्रॉब्लम्स होंगे नहीं। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि जैसे ना खाने के लिए बने हैं ना, हम खुशी का मौका लो, गम का मौका है तो खा लो, तो खा लो, फारिग बैठे हैं तो खा लो, पेपर आ गया तो खा लो, मतलब हर चीज है हमारा फेस्टिव एक चीज है खाना। थैंक यू डॉक्टर साहिब, आपने जिस्सी की तरफ इशारा कर दिया। तो जब जिन लोगों को ये आदत होती है, क्योंकि हमें असल में, मैं कहती हूँ पेरेंट्स को कि बच्चों को ना बचपन में समझाएं कि खाने के लिए ना एक प्रॉपर पोर्शन बच्चों को समझाना चाहिए, कोई मुश्किल बात नहीं है। पेरेंट्स को कौन समझाए? हमारे पेरेंट्स भी तो उसी पेरेंट्स को देखिए, मैं कहती हूँ हम जिस टाइम पे रह रहे हैं ना, यहाँ हमारे पेरेंट्स को अगर जो कोई सीखना
सीखना चाहे तो बहुत मटेरियल अवेलेबल है आपके. अब देखें, आपका शो ही देख लें, हम डाइट पे बात कर रहे हैं ना, जो सीखने वाला होगा उसने सीख लेना इस शो से कि तरबियत इस मामले में, खुराक के मामले में बच्चों की बचपन से होती है. आप बचपन से उनको प्रॉपर तरीके से खाना खिलाना शुरू करें, उनको समझाएं इस चीज का, उनको ये मसले होंगे ही नहीं. और जैसे ही हमारा वजन ज्यादा होता है फिर हम कहते हैं डाइटिंग करें. फिर डाइटिंग के लिए अच्छा दूसरा नुकसान प्रॉब्लम हमारे पॉपुलेशन में मैंने क्या देखी है, वेट ज्यादा हो गया, चलें वो भी इतना मसला नहीं है. उसको कम करने के लिए जो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं वो बड़े खराब हैं. ठीक है, अब तरीकों में क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम आस पड़ोस से पूछेंगे. हम नहीं जाएंगे डॉक्टर के पास, वो बेचारा एंड पे आता है. जो हम लोग बैठे होते हैं ना हॉस्पिटल में, हम तो बेचारे एंड पे आते हैं इस हायरार्की में. पहले आप आस पड़ोस में जाएंगे, देखो मेरा वजन ज्यादा हो गया, तुम फलाना कावा पी लो, मैंने फलानी का देखा था, फलानी दवाई इस्तेमाल कर लो, उससे असर नहीं पड़ेगा. फिर घर में बैठ के खुद ही कम खाना शुरू कर देंगे. डॉक्टर साहब यहाँ पे एक बात करना चाहूंगी, जैसे मैं और राफिया हम दोनों वेट कम करना चाह रही हैं, ठीक है, इसकी हाइट और इसकी बॉडी और मेरी हाइट और मेरी बॉडी दोनों डिफरेंट है. बिल्कुल ऐसे हम दोनों क्या करते हैं, हमारे यहाँ एक ही डाइट दोनों फॉलो कर रहे होते हैं. क्या हमें डाइटिशियन के पहले पास जाना चाहिए, उन्हें ये बताना चाहिए कि भाई मुझे शुगर है या मुझे बीपी का मसला है या नहीं है, जो डॉक्टर हमें सजेस्ट करे हमें वो डाइट को फॉलो करना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें तो कोई शक ही नहीं है. देखिए, अल्लाह ने ना हर इंसान दूसरे से मुख्तलिफ है. इवन घर में रहने वाले जो अफराद होते हैं, बहन भाई होते हैं, उनकी ही चीजें आपस में नहीं मिल रही होती. फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, डायबिटीज की, शुगर हो जाती है आप लोगों को छोटी उम्र में, अब मदर को थी, उनकी आगे पीछे से मदर को थी, जरूरी नहीं हर बच्चे को शुगर हो. किसी की डाइटरी हैबिट्स अच्छी होंगी, उसको नहीं होगी. डाइट आपकी जिस्म को अंदर से बहुत बदल के मुख्तलिफ कर देती है एक दूसरे से. ठीक है, जब डाइटिशियन के पास आप जाते हैं तो अक्सर लोगों को जो घर बैठे हैं, जिन्होंने कभी डाइटिशियन के पास नहीं गए या जो ऑनलाइन देखते रहते हैं नॉर्मली, बड़ा मिसकॉन्सेप्ट है इस चीज को लेकर कि डाइटिशियंस क्या करते हैं हॉस्पिटल में. हमें लगता है आम लोगों को कि बस गए और डाइट प्लान की पर्ची पकड़ाई हाथ में, ओके अल्लाह हाफिज. ठीक है, ऐसे नहीं होता. अच्छा डॉक्टर ਸਾਹਿਬ, जो आपने बात की, ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ. ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਡਿਆ ਹੈਗਾ. ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੁxtਲਿਫ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੀ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਵੈਨ ਦਾ ਕਾੜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਵੇਰੇ ਪੀ ਲਓ, ਤੇ ਵਿੱਚ ਨਿੰਬੂ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਖੀਰੇ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੱਗ 'ਚ ਘੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੋਗੇ ਤੇ ਪੀਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਢਿੱਡ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਆਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ. ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ नहीं हैगी इस चीज के बारे च, उन्होंने ਤੁਹਾਡਾ मैसेज की हैगा इस चीज के बारे में? बिल्कुल, एक लाइन में बड़े आसान तरीके से बात समझाऊंगी मैं. जिस तरह से कोई भी एक चीज खाने से वजन ज्यादा नहीं होता, इस तरह कोई भी एक चीज खाने से वजन कम नहीं हो सकता. ये सिर्फ क्लिक बेट्स आजकल बने हुए, ये फलानी चीज खाएं, इतने दिन में इतना केजी कम करें, ऐसे हो सकता ही नहीं है. आप नहीं कर सकते ऐसे. जैसे नॉर्मली लोग कह भी रहे होते हैं, अच्छा मैंने पानी पिया है तो मुझे तो पानी भी लग जाता है. पानी भी लग जाता है, हर किसी का मुख्तलिफ है. देखिए, आप खुद एक सेंस वाली बात समझ आती है दिमाग में कि अगर आपने एक इतनी ज्यादा मल्टीपल चीजें खा के वजन ज्यादा किया, तो कैसे एक जीरा वाटर को खीरे वाला पानी तो फलाना डिटॉक्स, कैसे वही एक खाली चीज वजन कम कर देगी? कुछ नुस्खे हैं ऐसे जो काम करते हैं, पर वो भी डाइटिंग के साथ ही काम करते हैं कि आप डाइट कंट्रोल करें, उसके साथ ही लें. तो शायद किसी को मेटाबॉलिज्म का मसला है, उसका वो स्लो है तो वो अच्छा हो जाएगा. अच्छा डॉक्टर साहब, ਇਹਦੇ ਨਾਲ वॉक ਦਾ और जिम ਦਾ अपना भी कोई करना चाहिए हैगा? हाँ जी, जिम का मैं बताती हूँ. अक्सर लोगों को डाइटिशियन के पास जाने से डर ये लगता है कि शायद हम लोग ना उनको कहते हैं भाई जिम जाओ, जिम के बगैर तो कोई सोल्यूशन ही नहीं है. मैं पेशेंट्स को कहती होती हूँ ना, जिम जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि खवातीन देखिए एक पाकिस्तानी पॉपुलेशन की देसी बात करते हैं ना, कितना भी आप वेट को लेके कॉन्शियस हो जाएंगे ना, जिम कितनी देर चले जाएंगे. बच्चे होते हैं, मामाएं होते हैं, मम्माएं हैं, बच्चे हैं, शौहर को भेजना, ये वो साथ के मसले मसाइल, आप नहीं जा सकते जिम. घर के अंदर आप वॉक कर लें. वॉक बहुत ज्यादा जरूरी है. वॉक को लेकर जो लोग इजी होते हैं कि कहते हैं, अक्सर लोग कहते हैं कि हम डाइटिंग कर लेंगे पर वॉक नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, कम खा रहे हैं वजन कम हो जाएगा. शुरू में फिर भी हो जाएगा, बाद में स्ना के रुक जाना ये शर्तिया बात है. इसलिए घर में वॉक करने की आदत खुद को डालें. और फिजिकली भी बंदा वीक हो जाता है. फिजिकली आप वीक हो जाते हैं. और कुछ नहीं तो फीमेल्स के लिए, जो अगर खवातीन सुन रही हैं, तो फीमेल्स के लिए हार्मोनल रेगुलेशन के लिए नॉर्मल वॉक बहुत जरूरी है. तो मैं चाह रही हूँ यहीं पे एक सवाल कर लूँ वॉक से रिलेटेड, क्योंकि फिर वो सवाल रह जाएगा. आपने कहा वॉक करने की आदत डाल ले. बहुत सी खवातीन हमारे यहाँ ऐसी है जो बहुत स्ट्रिक्ट डाइट को फॉलो करती है, सब कुछ करती है, लेकिन वॉक की जब बात आती है तो वो कहती है यार डेली तो सारा दिन तो काम करती रही हूँ, ऊपर वाले फ्लोर से नीचे आई हूँ, नीचे जाके किचन में गई, तो क्या ये वॉक नहीं है? बिल्कुल, मैं बताती हूँ. एक चीज होती है, अभी थोड़े दिन पहले ये मैंने एक जगह एड्रेस किया था, तो उसमें मैंने लाइन बोली थी कि
जो हम नॉर्मल घर का चला फिरना जिसको हम कहते हैं ना कि हाँ, अगर जैसे मैं पेशेंट से पूछती हूँ ना आप फिजिकल एक्टिविटी क्या करते हैं, अब मैं सीढ़ियाँ खुद उतरती चढ़ती हूँ, मैं बर्तन खुद धोती हूँ, मैं झाड़ू पोछा ये वो खुद करती हूँ। देखिए एक जीते जागते सांस लेने वाले बंदे के लिए ये सब करना जरूरी है। दूसरे वाले को तो मरीज कहते हैं जो बिल्कुल बैठे बैठा हुआ है। एक नॉर्मल जिस्म को चलाने के लिए पट्ठों की और हार्मोनल रेगुलेशन के लिए आपके हार्मोन्स ठीक है, उसके लिए इतनी एक्टिविटी लाजमी है। चर्बी पिघलाने की जब बात आती है ना वेट कम करने की, तो आपको तेज रफ्तार वॉक की जरूरत है जिसमें कहते हैं कार्डियो हो, दिल की धड़कन तेज हो, खून की गर्दिश तेज हो। 30 मिनट भी आप कर लेंगे वो भी बहुत है। जी बिल्कुल, इससे ज्यादा करने की बेशक जरूरत भी नहीं है। राफिया भी सवाल करना चाह रही थी। राफिया डेफिनेटली वी आर डन। अच्छा ठीक है डॉक्टर साहब, मैं चाह रही हूँ कि क्योंकि टाइम कम है, हमने वाइंड अप करना है, आप जल्दी से बता दें कि हेल्दी लाइफस्टाइल में पोर्शन कितना यूज करना चाहिए और वॉक, इस हवाले से एक मैसेज दे दीजिए। हाँ जी, सबसे आसान चीज ये मुश्किल किस्म की डाइट्स पे ना जाए, मत देखें इंटरनेट के फलानी डाइट निकल आई तो फलानी निकल आई है, क्योंकि डाइट भी ना फैशन की तरह है, सर्दियों की और निकल आती है इंटरनेट पे, गर्मियों की और निकल आती है। परेशान ना हो, एक नॉर्मल, जिस तरह मैंने स्टार्ट में डिस्कस किया ना कि लाइफस्टाइल मैनेजमेंट कहा जाता है, इसको डाइटिंग नहीं कहा जाता। लाइफस्टाइल मैनेजमेंट का मतलब है उठते साथ नाश्ता करें, उसके 3 घंटे बाद, फॉर एग्जांपल एक आम बंदा, एक आम ऑफिस जाने वाला जो इंसान है वो उठेगा, कोई 6 बजे उठेगा, 7 बजे उठेगा, उठते साथ नाश्ता करें, 11 बजे कोई स्मॉल सा स्नैक लें, 1 o'clock आपका लंच एक दोबारा मेजर मील एक होना चाहिए, 4 बजे फिर स्नैक लें और रात 8 बजे आपका लंच हो जाए, डिनर हो जाएगा। स्नैक का मतलब डॉक्टर साहिबा, यहाँ पे न्यूज ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, देखते रहिए पाकिस्तान के साथ।